Guys, in this video we are going to learn some more control and conditional statement in C programming language. So without wasting any time, let's get started. तो guys, अपनी previous video में हम लोगों ने if statement and if else statement को completely in detail समझा था। ये दो हमारे हो चुके थे और उसी के साथ साथ मैंने आप लोगों को इन दोनों के बारे में Visual Studio Code में चल के अच्छे से समझाया था और एक एक चीज इन डिटेल आपको बताई थी, इससे आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। और अभी भी मैं आपको इसका थोड़ा बहुत इंट्रो दे देता हूँ। तो चलें इसका थोड़ा बहुत इंट्रो ले लेते हैं कि इफ स्टेटमेंट होते हैं ऐसे स्टेटमेंट जिसमें कोई कंडीशन लग रही हो कि अगर ऐसा हो तो ऐसा हो जाए, नहीं तो प्रोग्राम मेरा कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाए, मुझे कुछ रिटर्न ना हो। उसके बाद आता है इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है, इसमें दो कंडीशन होती हैं। अगर ये सही हो तो ये प्रिंट हो जाए, नहीं तो ये प्रिंट हो जाए। अगर ये मैच नहीं कर रहा तो ये रन हो जाए और मुझे आंसर में एल्स की स्टेटमेंट प्रिंट होके मिल जाए, जिसका बहुत अच्छा चार्ट मैंने बना के आप लोगों को समझाया था, जिससे आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। बैक टू द टॉपिक, आज की इस वीडियो में मैं आपको नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ लैडर एंड स्विच स्टेटमेंट के बारे में इन डिटेल कंप्लीटली थ्योरेटिकली और फिर उसके बाद प्रैक्टिकली विजुअल स्टूडियो कोड में चल के अच्छे से बताऊंगा। तो चलें समझते हैं सीधा नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट को। गाइस, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट की मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी हुई है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, द नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट इज यूज्ड व्हेन अ प्रोग्राम रिक्वायर मोर देन वन टेस्ट एक्सप्रेशन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड मल्टी-वे सिलेक्शन स्टेटमेंट. व्हेन अ सीरीज ऑफ डिस्कशन आर इन्वॉल्व्ड इन अ स्टेटमेंट, वी यूज इफ एल्स स्टेटमेंट इन नेस्टेड फॉर्म. यानी इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब सिंपली यही है कि अगर हम किसी भी कंट्रोल कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर एक और कंट्रोल स्टेटमेंट ऐड कर देते हैं तो वो हो जाते हैं नेस्टेड इफ एल्स, जिसकी एग्जांपल मैंने कुछ यहाँ पे एक सिंटेक्स लिखा हुआ है। तो मैं आपको इसे पढ़ के बताता हूँ इसे कैसे लिखते हैं। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लगाई इफ, मैंने उस कंडीशन को लिखा, फर्स्ट करें मैं यहाँ पे लिखता हूँ और उससे पहले मैं यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल सपोज करता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पे लेट्स सपोज इंट ए और उसी के अंदर मैं यहाँ पे यूजर से इनपुट लेता हूँ कि ए की वैल्यू क्या होगी स्कैन लगाकर, और उसके अंदर मैं एक और इफ एल्स स्टेटमेंट लगाता हूँ कि ए इज नॉट इक्वल टू 20। यानी मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक वैल्यू सपोज की, उसका मैंने यूजर से इनपुट लिया और मैंने यहाँ पर एक इफ कंडीशन लगाई कि ए की वैल्यू जो यूजर एंटर करे उसे इनपुट कर दो यहाँ पर, नहीं तो ये कर दो, प्रोग्राम को रिटर्न कर दो। लेकिन उसके अंदर मैंने एक और कंडीशन लगाई, वो ये थी कि अगर कि जो भी वैल्यू यूजर एंटर करेगा वो वैल्यू 20 नहीं होनी चाहिए, यानी वो 20 के अलावा कोई भी वैल्यू इनपुट कर सकता है। अगर वो 20 इनपुट कर देगा तो वो इसके एल्स में जाके प्रोग्राम को सीधा रिटर्न करके मुझे वैल्यू 0 रिटर्न कर देगा। इसका मतलब सिंपली यही है कि इफ के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट, और क्या होता है अच्छे से चल के सीधा विजुअल स्टूडियो कोड में समझेंगे, लेकिन अभी हम लोग समझते हैं सीधा इफ एल्स इफ लैडर को। तो गाइस, मैंने भी यहाँ पर इफ एल्स इफ लैडर की एक डेफिनेशन लिखी हुई है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, द इफ एल्स इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट वन कोड फ्रॉम मल्टीपल कंडीशंस. इट इज आल्सो कॉल्ड मल्टी path discussion statement. It is a chain of if else statement in which each if statement is associated with else if statement and last would be an else statement. इस बात का मतलब क्या है? इस बात का सिंपली मतलब यही है कि हम if के अंदर बहुत सारी कंडीशंस अप्लाई कर दें। हम if के अंदर एक कंडीशन तो हमने अप्लाई की हुई है यहाँ पर, लेकिन उसके अंदर हम लोग एक कंडीशन और ऐड कर दें else if, यानी ये हो, ये भी हो और ये भी हो, और कंडीशंस ऐड कर दें। हम यहाँ पे कंडीशंस ऐड कर रहे हैं। नेस्टेड में हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर एक और कंडीशनल स्टेटमेंट लगा रहे थे इफ करके, इसमें हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट नहीं लगा रहे, इसमें हम लोग कंडीशन लगा रहे हैं। तो नेस्टेड इफ एल्स एंड इफ एल्स इफ लैडर में बहुत फर्क है। तो उसमें सिंपली क्या होता है, मैंने यहाँ पे उसका भी एक अच्छा सा चार्ट बनाया हुआ है, जिसमें मैंने लिखा है कि पहले यहाँ पे एक कंडीशन होगी हमारे पास, जैसे कि मैं यहाँ पे सपोज करूं इंट ए इज इक्वल टू एज, और उसके बाद मैं यूजर से इनपुट लूं एज की वैल्यू और फिर मैं कंडीशन लगाऊं यहाँ पे कि अगर इफ ये वाली कंडीशन क्या, मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊं कि ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि a इज ग्रेटर देन 18 के अगर पहली कंडीशन में a इज ग्रेटर देन 18 हो तो मुझे प्रिंट करके दे दो यू कैन ड्राइव, जो कि हमने अपने पिछली वीडियो में एक प्रोग्राम में बिल्कुल सिंपल प्रोग्रामिंग करके हमने समझा था। तो मैं सेम वही नॉलेज यहाँ पर भी कॉपी करता हूँ अपना, कि
मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा इफ a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 सो यू कैन ड्राइव, और एल्स इफ मैंने यहाँ पे लिख दिया अगर, मैंने यहाँ पे एक और स्टेटमेंट लगा दिया यहाँ पे एल्स इफ एज इज लेस देन 18, कि अगर एज जो है वो लेस देन 18 हो हमारे पास तो ये हमें प्रिंट करके दे दे यू कैन नॉट ड्राइव। और उसके साथ मैंने अगर दूसरी कंडीशन लगा दी एल्स इफ एक और, कि मैं यहाँ पे एक और कंडीशन लगा दूं कि a इज लेस देन 12, तो ये मुझे प्रिंट करके दे दे यू आर नॉट अ टीनेजर। और एल्स में फिर इसके बजाय जो भी आप प्रिंट कराना चाहे वो सिंपली लिख सकते हैं। तो सिंपली ऐसे एल्स में मैं यहाँ पे लिख दूं ये यू कैन नॉट बिकम अ ड्राइवर। सिंपली इस डेट में कोई भी लॉजिक लगा रहा हूँ, आप अपनी मर्जी से कोई भी लॉजिक लगाकर अच्छे से लॉजिकल प्रोग्राम बना सकते हैं। और एक और खास बात कि इफ एल्स इफ लैडर में एल्स की जरूरत भी नहीं होती, आप एल्स को लिखें या ना लिखें इसकी कोई नीड भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमने 3 कंडीशन लगा दी है, वो इसी में पूरा हो जाएगा हमारा प्रोग्राम, तो इसलिए हमें एल्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों जरूरत नहीं पड़ती मैं चल के आपको सीधा विजुअल स्टूडियो कोड में चल के समझाऊंगा, वहां पे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो एक जरा चार्ट को ओवरव्यू कर लेते हैं। चार्ट में मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई कि इफ a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 सो ये हमारे इफ ब्लॉक में आएगा, और अगर ये बात ट्रू हो जाएगी तो ये सीधा मुझे वैल्यू प्रिंट करके सीधा मेरे प्रोग्राम को एंड कर देगा। और अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है और जो यूजर है वो लेट सपोज अपनी एज जो है 17 प्रिंट कर देता है, तो क्या होगा, ये दूसरे वाले एल्स इफ में आ जाएगा। और ये अगर बंदा अपनी एज 12 से बड़ी 18 से कम एंटर करता है तो ये वाला एल्स इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी और फिर मेरा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। लेकिन अगर यूजर अपनी एज 12 से कम लिखता है तो क्या होगा, मेरा आखिरी इफ एल्स वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी और फिर ये एल्स इफ इस वाले ब्लॉक को प्रिंट करके सीधा प्रोग्राम एंड कर देगा। सो आई होप आपको इफ एल्स इफ लैडर कंट्रोल स्टेटमेंट समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट कंडीशनल स्टेटमेंट की तरफ जो था स्विच स्टेटमेंट। तो गाइस स्विच स्टेटमेंट की भी मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी हुई है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्विच स्टेटमेंट एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ लॉन्ग इफ एल्स इफ लैडर दैट इज यूज्ड टू टेस्ट अ लिस्ट ऑफ केस। अ स्विच स्टेटमेंट कंडीशंस वन और मोर केस labels which are tested against the switch expression. When the expression match to a case, then the associated statement with the case would be executed. अब इस बात का मतलब क्या है जो मैंने बोला, इस बात का मतलब सिंपली यही है कि स्विच स्टेटमेंट को हम लोग यूज करते हैं इसलिए ताकि हम लोगों को लॉन्ग इफ एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट का यूज ना करना पड़े। अगर हमें कोई लॉन्ग इफ एल्स इफ कंडीशन लगानी है तो हमें बहुत लंबा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा और उससे हमारा टाइम भी वेस्ट होगा। लेकिन उससे बचने के लिए एक शॉर्टकट की हमारे पास है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट अब समझ लेते हैं इसके सिंटैक्स को कि इसका सिंटैक्स कैसा होता है। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि स्विच स्टेटमेंट हम लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि हमें लॉन्ग इफ एल्स इफ लैडर वाले कंडीशंस को ना अप्लाई करना पड़े। उससे शॉर्टकट के लिए, उससे बचने के लिए हम लोग यूज करते हैं स्विच स्टेटमेंट का। अब स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या होता है चलिए उस पर डिस्कशन कर लेते हैं कि पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पे स्विच, उसके बाद हम लोग राउंड ब्रेसेस बना के अपनी एक्सप्रेशन लिखते हैं कि मैं लिखूं यहाँ पर a इज इक्वल टू 10। मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि a इज इक्वल टू 10 के a बराबर है 10 के, जिससे मैंने दे दी केस वैल्यू 1। केस वैल्यू 1 का क्या मतलब है? केस वैल्यू 1 का मतलब ये कि अगर a की वैल्यू जो यूजर हमारा इनपुट करेगा अगर वो 1 हो तो मुझे यहाँ पे प्रिंट करके दे दे वैल्यू इज 1। लेकिन अगर हमारी वैल्यू 1 ना हुई तो वो इस स्टेटमेंट को ब्रेक कर दे। ब्रेक मतलब यहाँ पे उस स्टेटमेंट को रोक दे, उसके बाद अगली केस वैल्यू पे जाए। अगर अगली केस वैल्यू जो हम यहाँ पे एंटर करेंगे अगर वो ट्रू हुई तो यहाँ पे जो हम स्टेटमेंट लिखेंगे वो प्रिंट हो जाए, नहीं तो अगर ये भी मैच ना हो तो वो फिर ब्रेक कर दे अपनी स्टेटमेंट को और नेक्स्ट वैल्यू पे चला जाए। अगर वो वैल्यू मैच कर जाए तो अगेन वो इसे प्रिंट कर दे, नहीं तो ब्रेक करके हमारी दूसरी स्टेटमेंट को प्रिंट कर दे। लेकिन अगर कुछ भी मैच ना करे, अगर हमारी कोई भी वैल्यू मैच ना करे तो हम नीचे एक डिफॉल्ट वैल्यू लिखते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू क्या मींस? स्विच स्टेटमेंट के सिंटैक्स का पार्ट है कि हमें नीचे एक डिफॉल्ट लिखना पड़ता है। और डिफॉल्ट किस लिए लिखते हैं? डिफॉल्ट बिल्कुल इसी तरह से जैसे हम इफ एल्स में यूज करते थे कि इफ में अगर ये ना हो तो ये प्रिंट हो जाए, बिल्कुल इसी तरह स्विच स्टेटमेंट भी है कि अगर ये सारे फॉल्स हो जाएं तो मेरे पास डिफॉल्ट प्रिंट हो जाए। और डिफॉल्ट में मैं यहाँ पे लिखूंगा नो वैल्यू इज फाउंड।
आई नो मैंने इतना थोड़ा बहुत अच्छा नहीं लिखा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पे लिखा है नो वैल्यू इज फाउंड, यानी स्विच स्टेटमेंट में अगर हमारे पास कोई भी केस वैल्यू मैच ना हो तो क्या करे, वो इन सबको ब्रेक कर दे और फिर उसके बाद डिफॉल्ट वैल्यू को प्रिंट कर दे। जिसका मैंने एक बहुत अच्छा सा मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया हुआ है, जिसमें मैंने पहले एक अपनी स्विच एक्सप्रेशन लिखी जो कि मैंने यहाँ पे लिखी हुई थी a इज इक्वल टू 10। इसमें मैंने केस 1 लिखा अपना कि अगर मेरी a की वैल्यू 1 है, जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है वो स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए और मेरा प्रोग्राम एंड हो जाए। लेकिन अगर ये वैल्यू मैच ना करे तो मेरा स्विच स्टेटमेंट इसे ब्रेक कर दे और नेक्स्ट पे आ जाए और इसको चेक करे। अगर केस वैल्यू 2 मैच कर रही है तो उसकी स्टेटमेंट को प्रिंट करके इस प्रोग्राम को एंड कर दे। लेकिन अगर इफ ये भी मैच ना हो तो इसको भी ब्रेक कर दे और फिर नेक्स्ट पे आए, और अगर नेक्स्ट केस वैल्यू मैच कर रही है तो उसकी स्टेटमेंट को प्रिंट कर दे और प्रोग्राम को एंड कर दे। लेकिन अगर यहाँ पे भी वैल्यू मैच ना करे तो मेरी पूरी स्विच केसेस को एंड कर दे और फिर डिफॉल्ट को प्रिंट कर दे और मेरा प्रोग्राम एंड कर दे। आप जितने चाहे उतने केसेस इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे केसेस में से कोई से भी केस मैच नहीं करेगा तो हमारे पास डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो चलिए, इतनी सारी बातें मैंने क्या बोलनी है आपको, मैंने स्विच स्टेटमेंट बताया, इफ एल्स इफ लैडर बताया, नेस्टेड इफ एल्स बताया, ये सारी चीजें थ्योरेटिकली अच्छी से समझा दी। अब चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में, वहां चल के अच्छे से इन सबको प्रैक्टिकली समझते हैं। और गाइस मैं यहाँ पे आ चुका हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और ये मेरा वीडियो नंबर 13 होने वाला है मेरे ट्यूटोरियल का। अगर आपने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी तो इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना। इस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, यहाँ क्लिक करके इसे बुकमार्क कर लीजिएगा, यहाँ क्लिक करके इसे सेव कर लीजिएगा और ये प्लेलिस्ट आपकी हो जाएगी। इस प्लेलिस्ट में हम लोग सी लैंग्वेज को स्टार्टिंग से लेके एंड तक प्रैक्टिकली विजुअल स्टूडियो कोड में चल के अच्छे से समझ रहे हैं। और मैं इस कोर्स में आने वाले दिनों में डेली बेसिस पर वीडियो अपलोड कर रहा हूं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप लोग इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें, यहाँ क्लिक करके बुकमार्क एंड सेव कर लें। बैक टू द टॉपिक, ये हमारा वीडियो नंबर 13 होने वाला है, तो मैं इसके नाम से यहाँ पे अपनी फाइल बनाऊंगा। नहीं, यहाँ पे क्लिक करके मैं यहाँ पे लिखूंगा HPA_13_ if else if ladder nested if else and switch statement in C programming language। .c लिख के मैं एंटर प्रेस करके आप अपनी नई फाइल बनाऊंगा। एनीवे फाइल का नेम थोड़ा लंबा हो चुका है, कोई बात नहीं, हमें नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं यहाँ पर अभी अपना सी लैंग्वेज का पैटर्न लिख लेता हूँ जल्दी से। तो गाइज मैंने यहाँ पे अपना सी लैंग्वेज का पैटर्न लिख लिया है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैं इसे कैसे इजीली जूम इन एंड जूम आउट कर रहा हूँ, तो मैंने इसके बारे में मैं आपको बताया था कि आप यहाँ पर मैनेज पे जाना, उसके बाद आप यहाँ पे सेटिंग पे जाना और सेटिंग पे क्लिक करके आप यहाँ पर जैसे ही जूम लिखोगे तो यहाँ पर आपको एक एडिटर माउस व्हील जूम का ऑप्शन मिलेगा। आपको इसको चेक करना है और फिर उसके बाद वापस आना है, अपने प्रोग्राम में कंट्रोल प्रेस करके अपने माउस के व्हील को अप एंड डाउन करना है। तो इससे आपका प्रोग्राम जो आप प्रोग्रामिंग करोगे आसानी से जूम इन एंड जूम आउट हो जाएगा। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू सपोज करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ int age। और पहले मैं आपको if else if ladder समझा रहा हूँ, तो जल्दी से उसकी पहले एक हेडिंग बना लेता हूँ। तो if else if ladder के लिए पहले मैं यहाँ पर एक यूजर से वैल्यू इनपुट कराऊंगा, तो इसके लिए पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ printf, मैं यहाँ पे लिखता हूँ enter your age और फिर उसके बाद मैं नीचे करके लिखता हूँ scanf लिख के मैं यहाँ पे राउंड ब्रेसेस पे अंदर कॉमास बनाता हूँ और उसके अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ %d क्यों, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू इनपुट लूंगा, तो इसलिए मुझे इंटीजर वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख रहा हूँ %d और फिर उसके बाद कॉमा प्रेस करके मैं लिखूंगा एड्रेस ऑफ एज। अभी आप देख रहे हो कि मैंने एंड एज लिखा है, यहाँ पे एंड का मतलब है एड्रेस ऑफ एज, यानी जो मेरा यूजर वैल्यू इनपुट करेगा वो होगी इस एज की, उसको ये एंड एड्रेस दे देगा इस एज का, तो वो वैल्यू जो यूजर इनपुट करेगा वो मुझे यहाँ पे प्रिंट होके मिल जाएगी। ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा, मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ अच्छे से। और उसके बाद लिखने के बाद मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पर एक और प्रिंटफ लगाऊंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा, मैं इसे लिखूंगा वैल्यू यू एंटर इज %d और उसके बाद मैं यहाँ पे एज लिख दूंगा और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाऊंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ। तो देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे इफ लिख रहा हूँ तो मेरी आईडी मुझे यहाँ पे बहुत सारे इफ स्टेटमेंट दे दी है। मैं फर्स्ट वाले पे जैसे क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे जो मेरा सिंटैक्स होगा वो मुझे यहाँ पे प्रिंट होकर मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा, मैं लिखूंगा एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। मैं अपनी प्रीवियस वीडियो वाली लॉजिक यहाँ पे लगा रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। इसके बाद मैं यहाँ पे नीचे आऊंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा printf you can drive और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे नीचे लिखूंगा else if, यानी ये भी और एक और कंडीशन होगी
और मैं इसके अंदर लिखूंगा एज इज लेस देन 18। अगर एज 18 से छोटी हो तो ये मुझे क्या प्रिंट करके देगा। थोड़ा सा यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं से पेस्ट करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा यू कैन नॉट ड्राइव, तुम गाड़ी नहीं चला सकते। मैंने एक कंडीशन लगाई कि अगर एज इज ग्रेटर देन 18 तो ये प्रिंट हो, लेकिन उसी के साथ साथ अगर मैंने एक और उसके अंदर कंडीशन लगाई कि अगर जो एज यूजर इनपुट करेगा अगर वो 18 से छोटी हो तो वो मुझे ये प्रिंट करके दे। और उसी के साथ साथ मैं एक और एल्स इफ यहाँ पे लिखूंगा और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा कि एज इज लेस देन 12। अगर जो एज जो यूजर एंटर करेगा वो अगर छोटी हो 12 से तो वो मुझे क्या प्रिंट करके दे दे, जो प्रिंट करके दे दे यू आर नॉट अ टीनेजर। और उसके बाद मैं एंटर करके एल्स लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट एफ यू राइट रॉन्ग कोड। मैंने यहाँ पे ये क्यों लिखा यू राइट रॉन्ग कोड, इसलिए लिखा अगर कोई बंदा ये प्रोग्राम लिखे और उसके प्रोग्राम में ये प्रिंट होके नीचे मिल जाए यू राइट रॉन्ग कोड, तो इसका मतलब यही है कि इसने कोई ना कोई गड़बड़ की है यहाँ पर। क्योंकि जो यूजर इनपुट देगा वैल्यू वो इन तीनों में से कोई एक तो मैच करेगी। अगर यूजर 18 साल से बड़ी वैल्यू दे देगा तो वो एंटर कर देगा, वो हमें प्रिंट करा के दे देगा यू कैन ड्राइव। चाहे वो 10,000 अपनी एज एंटर कर दे तो वो यही प्रिंट करके देगा यू कैन ड्राइव। लेकिन अगर वो 18 साल से कम एज एंटर करके देगा तो उसे प्रिंट होकर मिलेगा यू कैन नॉट ड्राइव। और उसी के साथ साथ अगर वो 12 से भी कम वैल्यू प्रिंट करके देगा तो उसे प्रिंट होके मिलेगा यू आर नॉट अ टीनेजर। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे एल्स लिखा है। तो अब चलिए जल्दी से अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं और रन करके देखते हैं जल्दी से कि क्या हमारी कंडीशन सारी ट्रू होती हैं या नहीं, या फिर हमें एल्स प्रिंट होके मिल जाएगा। अगर हमें एल्स प्रिंट होके मिला तो इसका मतलब हमारे प्रोग्राम में कोई ना कोई गड़बड़ है। चलिए सेव करते हैं और रन करते हैं जल्दी से और देखते हैं क्या हमारी कंडीशन अप्लाई होती है कि नहीं। तो अगर उससे रन करने से पहले मैंने यहाँ पे कॉमा लगाना भूल गया, जल्दी से यहाँ पे कॉमा लगा लेते हैं। उसके बाद प्रोग्राम को सेव करते हैं और इसी के साथ साथ यहाँ पे एक जरा बैकस्लैश एन भी लगा देते हैं ताकि हमारा प्रोग्राम अच्छे से हमें प्रिंट होके मिले। यहाँ पर सब जगह एक बैकस्लैश एन लगा देते हैं और अब सेव करते हैं और रन करते हैं, देखते हैं क्या कंडीशन अप्लाई होती है कि नहीं। और इससे पहले भी एल्स इफ के बीच में यहाँ पे स्पेस नहीं आएगा और मैं यहाँ पे लेस देन नहीं, मैं यहाँ पे इफ एज इज ग्रेटर देन 12 तो ये मुझे ये प्रिंट कर देगा यू कैन नॉट ड्राइव। और इसके साथ मैंने दूसरी कंडीशन लगाई कि अगर एज इज लेस देन इक्वल टू 12, यानी कि जो एज जो बंदा एंटर करेगा अगर वो लेस देन 12 हुई तो वो प्रिंट करके दे देगा यू आर नॉट अ टीनेजर। तो ओवरऑल बहुत बात यहाँ पे ये हो रही है कि मैंने यहाँ पे पहले कंडीशन लगाई एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, यानी कि जो यूजर वैल्यू इनपुट करेगा अगर वो 18 या 18 से बड़ी हो तो ये मुझे ये प्रिंट करके दे दे। लेकिन एल्स सिर्फ उसी के साथ साथ एक और कंडीशन ये है कि अगर जो एज एंटर करेगा वो अगर बड़ी हो 12 से, यानी ये कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी, तो फिर वो आएगा इस कंडीशन पर, तो वो देखेगा अगर एज बड़ी हुई 12 से तो वो प्रिंट करके दे देगा हमारे पास ये यू कैन नॉट ड्राइव। लेकिन अगर ये भी फॉल्स हो जाए, वो बंदा 12 से भी छोटी वैल्यू प्रिंट करके दे दे या फिर 12 प्रिंट करके दे दे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक और सिनेरियो रखा हुआ है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक और कंडीशन लिखी हुई है कि अगर एज इज लेस देन इक्वल टू 12 तो ये मुझे ये प्रिंट करके दे दे कि यू आर नॉट अ टीनेजर। और उसके बाद मैंने एल्स करके लिखा हुआ है कि प्रिंट एफ यू राइट रॉन्ग कोड, इसका मतलब कि हमारे प्रोग्राम में कोई गड़बड़ हुई। अगर एल्स प्रिंट हो गया तो इसका मतलब हमारे प्रोग्राम में कोई गड़बड़ है, और क्यों गड़बड़ है ये मैं आपको प्रोग्राम को रन करने के बाद बताता हूँ। तो सेव करते हैं और रन करके देखते हैं कि हमारी कंडीशन अप्लाई होती है कि नहीं। तो ये मुझसे अभी पूछा है एंटर योर एज, लेट्स सपोज मैं अपनी एज 19 एंटर कर दूं तो ये क्या प्रिंट करके दे रहा है, ये मुझे प्रिंट करके दे रहा है यू कैन ड्राइव। क्यों? क्योंकि पहले ही कंडीशन में ट्रू हो गई। जब ये इस एल्स इफ लैडर के कंडीशन में गया तो उसने देखा यहाँ पे तो पहली कंडीशन लिखी हुई है एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो वो यहीं पे ट्रू हो गई, तो उसने मुझे ये प्रिंट करके दे दिया और प्रोग्राम को सीधा रिटर्न कर दिया 0 पे। और उसके बाद जो मैं दूसरी कंडीशन थी, मैं प्रोग्राम को दोबारा रन करूं और फिर मैं यहाँ पे लिखूं जो एज मैं अपनी एंटर करूं वो होगी लेट्स सपोज यहाँ पर 17। तो अब क्या होगा, ये मुझे प्रिंट करके दे रहा है यू कैन नॉट ड्राइव। क्यों? क्योंकि पहली कंडीशन तो रॉन्ग हो गई, क्योंकि एज जो थी वो छोटी थी 18 से, इसलिए ये यहाँ पे आ गया। उसने दूसरी कंडीशन देखी कि क्या एज बड़ी है 12 से, उसने देखा हाँ यहाँ पे एज जो है वो 12 से बड़ी है, वो 17 है, तो उसने मुझे ये प्रिंट करके दे दिया। अब उसके बाद जो मैं दूसरी वैल्यू यहाँ पे इनपुट दूंगा, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इनपुट देता हूँ 10 का, ये मुझे क्या प्रिंट करके दे रहा है, ये मुझे प्रिंट करके दे रहा है यू आर नॉट अ टीनेजर। क्यों? क्योंकि इसमें ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, शुरू की 2 फॉल्स हो गई, क्योंकि जो एज मैंने एंटर की थी वो 10 थी और 10 जो है वो 12 से ग्रेटर देन नहीं होता, तो यहाँ पे वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और फिर वो आएगा इस कंडीशन पे, देखेगा क्या ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू है। तो हाँ ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू है क्योंकि 10 इज लेस देन इक्वल टू 12, तो वो इस कंडीशन में आएगा यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे मेरा प्रोग्राम कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो गया। अब एक दूसरा सिनेरियो दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ से एल्स को हटा दूँ, मैं कमेंट कर दूँ यहाँ पे, मतलब इसे हटा दूँ यहाँ से, और अब अगर मैं अपने प्रोग्राम को सेव करके रन करूँ तो
इससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि मतलब कोई नहीं, मतलब बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ेगा मेरे प्रोग्राम में। मैं यहाँ पे अगर 4 एंटर कर दूँ तो ये प्रिंट करके देगा यू आर नॉट अ टीनेजर। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूँ अपनी एज 17 तो ये मुझे प्रिंट करके दे देगा यू कैन नॉट ड्राइव। और अगर मैं अपनी एज एंटर कर दूँ 21 तो ये मुझे प्रिंट करके दे रहा है यू कैन ड्राइव। इसका मतलब इफ एल्स इफ लैडर में एल्स जो है कोई अहमियत नहीं रखता, जो कि मैंने आपको बताया था थ्योरेटिकली जब मैं आपको समझा रहा था। और अब इस पॉइंट पे आकर आपको बात क्लियर हो गई होगी क्योंकि मैं उसे क्यों कह रहा था, क्योंकि यहीं पर सारी कंडीशंस अप्लाई हो गई। 18 से बड़े की, 12 से बड़ी की और 12 से कम की। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट कंट्रोल स्टेटमेंट की तरफ, जो कि था स्विच स्टेटमेंट। तो यहाँ पर जैसे हेडिंग बनाते हैं स्विच की, और उसके बाद इस पूरे को ज़रा यहाँ पर मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ स्विच। देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे स्विच का SWI लिखा तो मेरी आईडी ने मुझे ये प्रेफर कर दिया कि आप ये लो, क्या आप ये लिखना चाह रहे हो। मैं एंटर प्रेस करूँगा तो देखिए मुझे यहाँ पे मेरा कोड लिखा हुआ मिल गया। ये क्या कहा, तो ये कौन काम कर रहा है, ये वही काम कर रहा है हमारी एक्सटेंशन जो हमने इंस्टॉल की थी। ये मुझे सिंपली हेल्प कर रहा है हमारे कोड को जल्दी लिखने में। एनीवेज आप इसको मैनुअली भी खुद भी लिख सकते हो, टाइप कर सकते हो। तो मैं सिंपली इसी फॉर्मेट को फॉलो करूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा एक एक्सप्रेशन के अंदर एज, मैंने एक स्विच लिखा एज, और उसके बाद मैं टैप प्रेस करूंगा तो मैं सीधा अगले केस में आ जाऊंगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ केस में 1 कि अगर जो एज यूजर एंटर करेगा अगर वो 1 हुई तो क्या हो। अगेन टैप प्रेस करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट एफ, और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा योर एज इज 1। लेकिन अगर वो एज 1 से मैच ना करी, केस 1 से मैच ना करी, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा केस 2 जिसमें मैं वैल्यू लिखूंगा यहाँ पर लेट्स सपोज 12 कि अगर वैल्यू 12 हो जो यूज़र इनपुट करे तो मुझे यहाँ पे प्रिंट होके मिल जाए योर वैल्यू इज 12। लेकिन अगर ये भी ना हो, ये भी मैच ना हो, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा केस नंबर 3 लगाऊंगा अपना यहाँ पे, जिसमें मैं एज एंटर करूंगा 18। अगर जो बंदा एज एंटर करे अगर 18 हो तो यहाँ पे प्रिंट होके मिल जाए योर एज इज 18 एंड यू कैन ड्राइव, एंड यू कैन ड्राइव। लेकिन अगर फिर भी अगर ये भी प्रिंट ना हो, ये सारी स्टेटमेंट्स अगर गलत हो जाए तो क्या हो, मेरी डिफॉल्ट में वैल्यू प्रिंट हो जाए योर एज इज डज नॉट मैच, और उसके बाद मेरे यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू ब्रेक हो जाए, प्रोग्राम सीधा रिटर्न 0 हो जाए। अब मैं आपको ज़रा अच्छे से समझाता हूँ इसे, और उससे पहले मैं ज़रा इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे एज नहीं प्रिंट करवाना चाहूँगा। मैंने यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू सपोज की उसे मैंने यहाँ पे यूज़र से इनपुट लेने के लिए लिखा स्कैन है %d एड्रेस ऑफ एज के जो वैल्यू यूज़र इनपुट करेगा एज की वो सीधा यहाँ पे आ जाए स्विच स्टेटमेंट में। और अब स्विच स्टेटमेंट में वो वैल्यू बारी बारी इन केसेस से गुजरे। वो केसेस 1 में जाएगा, केस 1 में देखेगा अगर क्या वैल्यू 1 है, अगर वो वैल्यू 1 हुई तो ये प्रिंट कर देगा, और अगर वो वैल्यू 1 नहीं हुई तो ब्रेक का मतलब इसे यहाँ पे तोड़ देगा इस केस को, अगले केस में जाएगा। अगले केस में लिखा हुआ है केस 12 यानी कि अगर वो वैल्यू जो यूजर एंटर करेगा वो 12 हो तो ये प्रिंट हो जाए, अगर वो 12 भी नहीं हुई तो ब्रेक हो जाए ये भी, और नेक्स्ट केस हो 18 और अगर वो एज 18 एंटर करे तो ये प्रिंट हो जाए योर एज इज 18 एंड यू कैन ड्राइव। लेकिन अगर ये भी अप्लाई ना हो, ये तीनों गलत हो जाए तो उसे ब्रेक हो और यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू रन हो जाए, और इसके अंदर जो मैंने लिखा है यहाँ पे योर एज इज डज नॉट मैच तो ये यहाँ पे प्रिंट हो जाए। तो चलिए अब रन करके देखते हैं, इसको सेव करते हैं और रन करते हैं, देखते हैं क्या हमारी एज जो मैं एंटर करूँगा वो इनसे मैच होती है कि नहीं। लेट्स सी, इसको रन करते हैं और ये मुझसे मेरी एज एंटर कर रहा है। जो मेरी पहली सीन था वो था केस 1, अगर मैं वैल्यू 1 एंटर करूं तो मुझे ये प्रिंट होके मिलेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे अगर अपनी एज 1 एंटर करूं तो मुझे यहाँ पे प्रिंट होके मिल रहा है योर एज इज 1। लेकिन उसके बाद अगर मेरे यहाँ पे 1 एंटर ना करूँ, मैं यहाँ पे 12 एंटर कर दूँ तो ये क्या प्रिंट करेगा योर एज इज 12। और उसी के साथ साथ मैं तीसरी स्टेटमेंट में यहाँ पे ट्रू करा देता हूँ, अगर मैं एज एंटर करूँ अपनी यहाँ पर 18 तो ये मुझे प्रिंट करके दे देगा योर एज इज 18 एंड यू कैन ड्राइव। लेकिन अगर मैं कोई और ही वैल्यू ऐड कर दूं, मैं यहाँ पे एंटर कर दूं 29 जो यहाँ पे है ही नहीं, तो ये क्या करेगा, आपने बिल्कुल सही सोचा, ये मुझे डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट करके दे देगा। मैं एंटर प्रेस करता हूँ कि ये मुझे लिख रहा है और एज डज नॉट मैच, इसने डिफॉल्ट वैल्यू रन कर दी। और उसके साथ साथ अगर आपके मन में सवाल है कि मैं यहाँ से ब्रेक, अगर लेट्स सपोज मैं यहाँ से ब्रेक हटा दूँ तो ये क्या करेगा,
तो चले बताने के बजाय मैं आपको सीधा दिखाई देता हूँ कि ये क्या करेगा। अगर मैं यहाँ पे एज अपनी मैं 5 एंटर कर दूँ तो ये क्या कर रहा है, ये मुझे सिंपली प्रिंट करके दे रहा है योर एज इज जस्ट नॉट मैच, यानी इससे इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अपनी एज 12 एंटर कर दूं तो ये मुझे सिंपली 12 भी प्रिंट करके दे देगा। और अगर मैं ऐसे सारे ब्रेक हटा दूं तब क्या होगा, तो चलिए देखते हैं। अगर मैं ऐसे सारे ब्रेक हटा दूं ये क्या करेगा। अब अगर मैं अपनी एज यहाँ पर 12 एंटर करूँ तो ये क्या कर रहा है, ये मुझे ये सारी वैल्यूज प्रिंट करके दे रहा है ब्रेक की, तो ये यहाँ पे ब्रेक हुआ ही नहीं। अगर आप अब आपको थोड़ा अच्छे से दिखाने के लिए मैं ज़रा \n लगाता हूँ तो आपको ज़रा नीट एंड क्लीन नज़र आए। और मैं अपनी एज यहाँ पे एंटर करता हूँ, लेट्स सपोज 12 एंटर करता हूँ। देखिए मुझे तीनों प्रिंट करके दे रहा है क्योंकि ये ब्रेक हुआ ही नहीं, इसे ब्रेक का ऑर्डर मिला ही नहीं, इसलिए इसने देखा ये वैल्यू यहाँ पर रॉन्ग है तो उसने इसे प्रिंट कर दिया। दूसरे केस में आया, देखा ये वैल्यू ट्रू है तो इसे प्रिंट कर दिया। तीसरे केस में आया, देखा ये वैल्यू रॉन्ग है, इसे प्रिंट कर दिया। और फिर उसके बाद डिफ़ॉल्ट तो में तो वैल्यू थी कि अगर ये प्रिंट ना हो तो ये प्रिंट हो जाए, लेकिन अगर मैं डिफ़ॉल्ट को भी ब्रेक ना करूँ तो ये क्या होगा, ये डिफ़ॉल्ट को भी प्रिंट करके दिखा देगा। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर भी एक \n लगाता हूँ और अब मैं आपको दिखाता हूँ ये मुझे डिफ़ॉल्ट की वैल्यू को भी प्रिंट करके दे देगा। ये सारी स्टेटमेंट जो मैंने यहाँ पे लिखी है ये मुझे प्रिंट करके दे देगा। मैं यहाँ पे लिखूँ अगेन 12, तो देखिए सारी स्टेटमेंट प्रिंट करके दे रहा है। Your age is 12, your age is 18 and you can drive and your age is does not match. So I hope आपको समझ में आ गया होगा। अब जितनी ब्रेक्स मैंने यहाँ पे हटाए थे मैं वापसी ब्रेक लगाया था, तो उसको सेव करते हैं। तो आई होप आपको स्विच केस अच्छा आसानी से समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ साथ एक बार आपको और बताता चलूँ, अगर आप यहाँ से ब्रेक स्टेटमेंट लेट्स सपोज यहाँ से हटा दोगे और अब अगर आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू एंटर करोगे तो उसके बाद की सारी जो प्रिंट स्टेटमेंट्स आपने लिखी हैं वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी। तो ब्रेक हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू रन ना हो, हमारी डिफ़ॉल्ट रन ना हो, हमारे ये रन हो जाए अगर ये ट्रू है तो, वरना तो डिफ़ॉल्ट का रन होना बनता ही है। अब गाइस आपको आसानी से नेस्टेड स्टेटमेंट समझ में आ जाए इसलिए मैं उसको लिखूंगा स्विच कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर। तो इसलिए मैं यहाँ पे जल्दी से स्विच कंट्रोल स्टेटमेंट लगाता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल सपोज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट एज और उसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे इंट नम और इसके बाद मैं यहाँ पे एक printf लगाता हूँ और उसके अंदर मैं लिखता हूँ एंटर योर एज एंड योर नंबर और इसके बाद में नीचे लिखता हूँ scanf अपने यूजर से इनपुट लेने के लिए। अगर आपको नहीं पता scanf क्या होता है तो मैंने उसके बारे में भी आपको यूजर टेकिंग इनपुट वाली वीडियो में बताया हुआ है, तो आप उस वीडियो को देख लें तो आपको पता चल जाएगा यूजर से कैसे इनपुट लेते हैं। मैं उसके बारे में दोबारा नहीं बताऊंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा %d क्योंकि मैं इंटीजर को प्रिंट करवा रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा %d। उसके बाद फिर कॉमा डाल के मैं यहाँ पे लिखूंगा %num एंड पहले मैं लिखूंगा एज के लिए। ये एम एंड यहाँ पे %% का काम कर रहा है और इस %% का मतलब है एड्रेस ऑफ, जो यूजर इनपुट करेगा वो एड्रेस होगा इस एज का और इसे प्रिंट करा देंगे। यहाँ पे कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं और अब इसे मैं कर देता हूँ नम मीन्स नंबर जो यूजर एंटर करेगा। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे एक और printf लगाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ योर एज एंड योर नंबर इज %d एंड %d। उसके बाद कॉमा डाल के मैं यहाँ पे लिखता हूँ एज फिर कॉमा डाल के नम। अब जल्दी से अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं और रन करते हैं, देखते हैं क्या इनपुट मुझे सही मिल रहा है कि नहीं। लेकिन उससे पहले जल्दी से आप एक \n लगा देते हैं ताकि ये मुझे अच्छे से रिजल्ट प्रिंट करके दे। जल्दी से आप एक \n लगाते हैं यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी, और सेमीकोलन लगाना मस्ट है। सेमीकोलन लगाना मैं भूल गए थे, यहाँ पर सेमीकोलन लगाना मस्ट है, उसके बगैर प्रोग्राम रन नहीं होगा। यहाँ पे भी लगा देते हैं ताकि सब जगह सही से नजर आए एंड यहाँ पर भी। तो चलिए आप सेव करते हैं और रन करते हैं जल्दी से। तो देखिएगा ये मुझसे पूछ रहा है एंटर योर एज एंड एंटर योर नंबर। तो मैं अपनी एज यहाँ पे लेट्स सपोज 12 करके एंटर करता हूँ और उसके बाद मैं नंबर अपने ऐड करता हूँ 1 2 3 4 5 6 लिख के मैं एंटर करता हूँ और देखिए ये शो कर रहा है यहाँ पर योर एज एंड योर नंबर इज 12 एंड 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही है, हमने बिल्कुल वैलिड कोड लिखा है। अब उसके बाद इसके अंदर मैं एक स्विच स्टेटमेंट ऐड करता हूँ, इसे एंटर करता हूँ। देखिए जैसे मैंने एंटर किया तो मेरे आईडी ने मुझे पूरी स्विच की स्टेटमेंट प्रिंट करके दे दी। अब उसके बाद मैं यहाँ पे एक स्विच स्टेटमेंट लिखता हूँ और उसके अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा एज और फिर उसके बाद केस 1 के अंदर केस 1 में क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 कि अगर यूजर अपनी एज 1 एंटर करे तो ये लाइन प्रिंट हो। क्या प्रिंट हो, जल्दी से printf लगाते हैं और लिखते हैं यहाँ पर। और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ योर एज इज 1। ये लिखने के बाद मैं यहाँ पे एक दूसरा केस लगाता हूँ केस 2 के नाम से।
और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा 15 कि अगर यूजर जो अपनी एज एंटर करे वो 15 हो तो मुझे यहाँ पे प्रिंट करके दे दे योर एज इज 15। और इसी के साथ साथ एक दूसरा केस लगाऊंगा एक दूसरी एज के लिए, वो होगी यहाँ पर 18 कि अगर यूजर अपनी एज 18 एंटर करे तो मुझे यहाँ पे प्रिंट होके मिल जाए योर एज इज 18 एंड यू कैन ड्राइव। अब ये तो मैंने बताया हुआ है कि आपको स्विच स्टेटमेंट क्या होती है, और उसके बाद डेफिनेटली मुझे डिफॉल्ट में भी कोई वैल्यू प्रिंट करनी पड़ेगी। मैं इस पूरे को कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ योर एज इज रॉन्ग और एक आती इमोजी भी लगा देता हूँ। और \n लगाना ना भूलिएगा। अगर आपको अपना प्रोग्राम अच्छे से अलग अलग लाइन में चाहिए तो \n लगाना लाजमी है। अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं और रन करके देखते हैं क्या ये स्विच स्टेटमेंट चलती है कि नहीं। तो ये मुझसे पूछ रहा है एंटर योर एज एंड एंटर योर नंबर। अभी जो मैंने अपनी स्विच स्टेटमेंट लिखी है वो लिखी है नॉर्मल स्विच स्टेटमेंट एज के लिए। उसके बाद अब मैं क्या करूंगा, मैं स्विच स्टेटमेंट के अंदर एक और स्विच स्टेटमेंट लगा दूंगा नंबर के लिए। कैसे करूंगा उसे बाद में देखेंगे, पहले भी चेक कर लेते हैं कि क्या हमारी स्विच स्टेटमेंट सही रन कर रही है कि नहीं। मैं अपनी एज यहाँ पे अपनी किसी भी एक कंडीशन को ट्रू कराने के लिए लेट्स सपोज मैं यहाँ पे अपनी एज लिख देता हूँ 18, तो मुझे ये लाइन प्रिंट होकर मिलेगी। तो चलिए देखते हैं प्रिंट होकर मिलती है कि नहीं। मैं यहाँ पे अपनी एज लिख देता हूँ 18 एंड अपना फोन नंबर लिख देता हूँ 2030। ये लेके एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए ये मुझे लिख के दे रहा है योर एज एंड योर नंबर इज 18 एंड दिस एंड। उसके बाद ऐसे ये वाली लाइन मुझे यहाँ पे प्रिंट करके दी थी, इसने मुझे लिख के दिया यहाँ पर योर एज इज 18 एंड यू कैन ड्राइव। इसका मतलब हमारी स्विच स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं नेस्टेड स्टेटमेंट। नेस्टेड स्टेटमेंट के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसके अंदर एक और स्टेटमेंट लगा दूंगा। मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे इस 18 वाले के अंदर ही एंटर प्रेस करता हूं और इसके अंदर एक और स्विच स्टेटमेंट लगाता हूं। और इस स्विच स्टेटमेंट के अंदर मैं लिखता हूं नम मींस नंबर जो यूजर एंटर करेगा। तो पहले केस के अंदर मैं लिखता हूं अगर यूजर जो अपना नंबर एंटर करेगा वो होगा 1 2 3 4 5 6, तो मुझे यहाँ पे प्रिंट होके मिलेगा योर नंबर इज 1 2 3 4 5 6। लेकिन अगर ये रन ना हुआ उसके बाद मेरा यूजर चेक करेगा, अगर मेरा फोन नंबर हुआ 203040 तो एंटर करके दे देगा योर फोन नंबर इज 2030 एंड 40। लेकिन अगर ये दोनों ना हो तो ये मुझे क्या प्रिंट करके देगा, ब्रेक में ये मुझे प्रिंट करके देगा योर नंबर इज रॉन्ग। और अब मैंने क्या किया, अभी मैंने एक स्विच स्टेटमेंट के अंदर एक और स्विच स्टेटमेंट लगा दी, तो ये बन गया नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट। नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट क्यों, क्योंकि मैंने इसे अप्लाई किया है कंट्रोल स्विच स्टेटमेंट के अंदर, इसलिए बना नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट। आप इसे इफ एल्स के अंदर भी कर सकते हो, अगर आप इफ एल्स के अंदर करोगे तो बन जाएगा नेस्टेड इफ एल्स कंट्रोल स्टेटमेंट। तो मैंने इसे स्विच के अंदर अप्लाई किया है क्योंकि इससे जो बिगनर्स हैं उनको आसानी से समझ में आता है। और फिर मैं रिपीट कर देता हूं कि हम अगर किसी स्विच स्टेटमेंट के अंदर ही एक और स्विच स्टेटमेंट लिख दें तो उसे हम लोग कहते हैं नेस्टेड स्टेटमेंट। और अब अगर मैं अपने प्रोग्राम को सेव करूं, रन करूं तो क्या होगा, मैं चाहता हूं आप सब लोग नीचे कमेंट करें कि रिजल्ट में मुझसे क्या प्रिंट होगा। आप नीचे टाइम स्टैम्प लगा के मुझे कमेंट करें, जो भी अभी वीडियो का टाइम चल रहा है टाइम स्टैम्प लगा के कमेंट करें, और जो जो कमेंट करेगा मैं सबके कमेंट को एक एक दिल दूंगा। तो मैं आपको 3 सेकंड देता हूं, जल्दी से वीडियो को पॉज करें और नीचे जल्दी से कमेंट करें। सो आई होप आपने नीचे कमेंट लाजमी किया होगा। तो चले जल्दी से आपको बताने के बजाय मैं सीधा आपको आंसर दिखाता हूँ, यहाँ पे प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये मुझसे पहले पूछ रहा है एंटर योर एज एंड एंटर योर नंबर। लेट्स सपोज मैं अपनी एज एंटर करता हूँ 18 अपने किसी एक स्टेटमेंट को ट्रू कराने के लिए, और मैं अपना नंबर लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6। और ये लिखने के बाद जैसे मैं एंटर करूंगा तो देखिए मेरी दोनों स्विच स्टेटमेंट ट्रू हो गई। ये मुझे यहाँ पे प्रिंट करके दे रहा है योर एज इज 18 एंड यू कैन ड्राइव एंड योर नंबर इज 1 2 3 4 5 6, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एक स्विच स्टेटमेंट के अंदर कि अगर इन केस के यूजर अपनी एज 18 एंटर करे तो ये प्रिंट कर दो। और उसी के अंदर मैंने एक और स्विच स्टेटमेंट लगा दी कि इन केस अगर यूजर अपना नंबर ये एंटर करे तो उसके बाद ये प्रिंट कर दो, उसके बाद ब्रेक कर दो। और फिर उसके बाद स्विच स्टेटमेंट के बाहर आ जाओ और फिर यहाँ पे आके से ब्रेक करो और फिर सिंपली प्रोग्राम को रन कर दो। लेकिन अगर मैं अपनी एज 18 एंटर करूं और जो अपना नंबर है, मैं लेट सपोज गलत नंबर ऐड कर देता हूं, मैं कर देता हूं 987654 लिख के अगर मैं एंटर करूंगा तो देखें ये मुझे यहाँ पे लिख के दे रहा है योर नंबर इज रॉन्ग, योर एज इज 18 एंड यू कैन ड्राइव एंड योर नंबर इज रॉन्ग, क्योंकि ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। सेकेंड स्विच स्टेटमेंट के अंदर जो मैंने यहाँ पे केसेस लगाए थे वो दोनों केस रॉन्ग हो गए
और नंबर इनसे मैच नहीं किया, इसलिए उसने इस पूरे स्विच स्टेटमेंट को ब्रेक करके सीधा डिफॉल्ट को रन कर दिया और इस स्विच स्टेटमेंट से बाहर आकर बाहर वाले स्विच को रन कर दिया। और अगर लेट्स सपोज अगर मैं दोनों चीजें गलत एंटर कर दूं, यानी मैं अपनी एज भी गलत एंटर कर दूं, मैं अपनी एज एंटर कर दूं 20 और अपना नंबर एंटर कर दूं मैं जो वहां पे था नहीं, लेट्स सपोज 4 5 6 7 8, ये अगर मैं एंटर कर दूं तो क्या होगा? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा, डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट होकर मिल गई। अब आप लोग सोच रहे होंगे हम जो नंबर वाली डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट होकर क्यों नहीं मिली? जो मैंने यहाँ पे दूसरी स्विच स्टेटमेंट के अंदर मैंने यहाँ पे एक और स्विच स्टेटमेंट लगाई थी कि नंबर के लिए, कि अगर इस केस में अगर ये नंबर आ जाए तो ये प्रिंट हो जाए, तो इनमें से क्यों प्रिंट नहीं हुआ? वो इसलिए प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि मेरी एज ही इससे मैच नहीं हुई। अगर मेरी एज इससे मैच होती तो वो इस केस के अंदर आता, इसलिए ये इसके अंदर गया ही नहीं, इसने सीधा बाहर आकर इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद इसे सीधा डिफॉल्ट वैल्यू मुझे प्रिंट करके दे दी कि योर एज इज रॉन्ग, जो कि यहाँ पे मुझे प्रिंट होके मिल चुकी है। सो आई होप आपको नेस्टेड कंट्रोल स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को एक बार दोबारा देख ले। इस वीडियो को एक बार दोबारा देखने में कोई हर्ज नहीं है, आपको आसानी से नेस्टेड कंट्रोल स्टेटमेंट समझ में आ जाएगा। और इससे बेहतर यही है कि आप मेरे साथ प्रोग्रामिंग करें। अगर आप मेरे साथ प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो वेरी गुड, आप बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है और आप सी लैंग्वेज को एज कंपेयर टू उन लोगों के जो सिर्फ देख रहे हैं उनसे ज्यादा जल्दी और ज्यादा अच्छे से और स्किलफुली समझ रहे हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करना ना भूलिएगा। इस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोग इस प्लेलिस्ट के अंदर सी लैंग्वेज को स्टार्टिंग से लेके एंड तक पढ़ रहे हैं। इस प्लेलिस्ट को एक्सेस जरूर कर लेना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। यहाँ क्लिक करके बुकमार्क एंड यहाँ क्लिक करके सेव कर लीजिएगा और ये प्लेलिस्ट आपकी हो जाएगी। अभी मैं चलता हूँ और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।